Hello, good evening. Welcome you all to this video. Today we are going to discuss the next chapter is the preamble of India's constitution. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर जो है preamble of the constitution मीन्स संविधान की प्रस्तावना लाइक एन इंट्रो। प्रस्तावना एक तरीके से एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रो है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड preamble and we are going to discuss in detail about the preamble of India's constitution. As we have already discussed what is the preamble of India's constitution, let's again read it again. The constitution of India preamble, what does it say? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly in this 26th of day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो प्रियम्बल तैयार किया गया था, स्पेशली प्रियम्बल जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था सबसे पहले, क्या खास बात लिखी है इस प्रियम्बल के अंदर? देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले जैसे अमेरिका के संविधान को की प्रस्तावना थी, तो अमेरिका में सबसे पहले संविधान में इंट्रो लाने का मामला शुरू हुआ था। सबसे पहले अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल लिखा गया था। प्रियम्बल केम इनटू इफेक्ट फर्स्ट टाइम व्हेन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज इनेक्टेड एंड उसके बाद कई सारे देशों ने इसको अपनाया, लेकिन हाँ, सबसे पहले प्रियम्बल किसने अपनाया? तो दिस वाज अमेरिका, यूएसए, जिसमें भारत भी शामिल है आगे वाली लिस्ट में, जिनमें बहुत सारे देशों ने प्रियम्बल को अपनाया। इंडिया इज़ वन ऑफ देम, इंडिया उनमें से एक है। क्या होता है प्रियम्बल? प्रियम्बल इज़ जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन। किसी भी तरीके की मतलब जो भूमिका होती है, उसका जो परिचय होता है, उसको शो करने के लिए हम लोग इस प्रियम्बल का यूज़ करते हैं। और प्रियम्बल वर्ड अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखता है, क्योंकि सिंगल सा जो वर्ड है प्रियम्बल, ये प्रियम्बल का ब्रॉड मीनिंग है। इसके अंदर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनका अपने आप में बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही डीप मीनिंग है। तो प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है, एक इंट्रो है, और कुछ जो बहुत ही ग्रेट पीपल्स हैं उनका मानना है कि जो संवैधानिक विशेषज्ञ लोग हैं, जो एनालाइजर है, जो पूरे तरीके से रिसर्च करते हैं, उनका मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल होता है ये संविधान का परिचय पत्र है। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी लेटर है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन लेकर आया था, किसने बनाई थी? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु ब्रॉट इट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल को लिखा और इस प्रियम्बल को फिर पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो कौन लेकर आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ भाई। तो इसको उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू लाया गया था, एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल के थ्रू इसको लाया गया था, जिसमें 42 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, मतलब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव्ड किया गया, इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन तैयार किया गया। कब किया गया? तो इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल को कब संशोधित किया गया, तो दैट इज इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें इसको संशोधित, इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो थे वो जोड़े गए। कौन कौन से वर्ड्स को इसमें जोड़ा गया? कभी कभी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से शब्द जोड़े थे, तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, ये वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट पहले नहीं था। इसके अलावा समाजवादी के अलावा धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर वर्ड, इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा जो अखंडता है, सॉवरेनिटी है, इस तरीके के वर्ड्स को इसमें जोड़ा गया था। तो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और
सॉवरेन, इस तरीके के वर्ड्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। तो फर्स्ट टाइम वी सी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसके अंदर बदलाव लाया गया, उसके अंदर चेंज लाया गया। संविधान की एक अपने आप में क्या विषय वस्तु, क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या पार्ट्स हैं, तो इसमें लिखा है हम भारत के लोग, ये लिखा है वी पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, कंप्लीट, एक प्रभुत्व वाला, मतलब एक सॉवरेन और एक संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये सारे शब्दों के हिंदी वर्जन है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये सब बनाना चाहते हैं हम देश को, मतलब ये हमने रिजॉल्व किया है। ठीक है, और इसके लिए टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, कहने का मीनिंग इसके समस्त नागरिक जो भी हैं उनको हम क्या क्या चीज़ें प्रदान करते हैं या किन किन चीज़ों का भरोसा दिलाते हैं, तो लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब हम भारत के लोग क्या कहते हैं, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व वाला देश, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय, विचार और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक सारी चीज़ों की मतलब स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों का अवसर प्राप्त करते हैं। समता, इक्वलिटी, मतलब इक्वल अवसर प्राप्त करने के लिए हम इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इस देश की सॉवरेनिटी जो है, ये सारी चीज़ों का हम वादा करते हैं। मतलब एक तरीके से इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया, इसको इनेक्ट कर लिया गया। तो इन सारी चीज़ों का भरोसा, इन सारी चीज़ों का वादा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। इसके कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, जरा इसके कुछ मेजर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। संविधान का अधिकार, मतलब इसके अधिकार का सोर्स कहाँ से आया, तो ये सोर्स जो है ना, संविधान भारत के लोगों से शक्ति लेता है। मतलब आप ये मानिए कि इसका मेन सोर्स पीपल है। सोर्स कौन है, सोर्स इसके पीपल हैं। लोग जो है वो इस संविधान के अधिकार का सोर्स है। मतलब संविधान के जो अधिकार मिलते हैं संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके सोर्स पीपल हैं। सेकंड बात, भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन ये अनाउंस करता है कि भारत एक संप्रभु, एक सॉवरेन, ठीक है, सेल्फ डोमिनेटेड, सेक्युलर, समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, ऐसा रिपब्लिक है। ये सारी बातें इसके मेन एलिमेंट्स में शामिल हैं। तो पहली चीज़ कि भारत का जो संविधान है उसका सोर्स मतलब लोग हैं। आगे लिखा है ना, वी पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोर्स आर द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति को दिखाने के लिए देखिए वर्ड्स लिखे हुए थे, ऊपर ही लिखा हुआ था कि इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो आपको गिने में 5 शब्द नजर आ रहे हैं, ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स, ठीक है, ये भारत की एक प्रकृति को दिखाते हैं कि किस तरीके का देश है। इसके अलावा संविधान का उद्देश्य नीचे लिखा हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारा एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्ट है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इन सारी चीज़ों को रखने वाला देश है। और संविधान के लागू होने की तिथि लास्ट में लिखी गई है कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर लिया था। तो अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो गया था और क्या खास बातें थी इस पूरे प्रेम्बल के अंदर। प्रेम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट इंट्रो है जिसमें देश भारत के लोग हैं, मतलब हम भारत के लोग। दूसरी बात, इसकी प्रकृति में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा किस चीज़ का वादा करते हैं, मतलब क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके जस्टिस, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ों को मतलब इसके सोर्स बताया गया है। लिबर्टी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी। बहरहाल लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा अंतर होता है, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। ये 4 जो हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो मुख्य शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में आज हम बहुत ही ब्रॉड तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये शब्द जो हैं वो विस्तार से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, वही 5 वर्ड्स। सबसे पहले कौन कौन से, सेक्युलर,
ठीक है, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, ठीक है, एक ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सबसे पहले इन 5 शब्दों के बारे में बहुत ब्रॉड तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेम है यही चीज़। देखिए सबसे पहला वर्ड सॉवरेनिटी। क्या होती है सॉवरेनिटी? किस चीज़ को हम सॉवरेनिटी बोलते हैं या क्या चीज़ सॉवरेन कहलाती है? देखिए सॉवरेन को सिंपली शब्दों में बोलें तो संप्रभु शब्द होता है, इसके लिए संप्रभु बोलते हैं हिंदी के अंदर। मेन चीज़ क्या पता चलती है यहाँ से? ये आपको पता चलता है कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी इंडिया का वो सॉवरेन भी बोलता है। सॉवरेन मतलब दो इट्स मीनिंग हैव राइट। अगर आप पूरे वर्ड्स में यहाँ पर इसका मीनिंग देखें तो आपको डिफरेंट नज़र आ सकता है कि लोग इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसका मीनिंग बताते हैं। बाय द वे सॉवरेन आखिर है क्या? तो सॉवरेन वर्ड का ज़रा डिटेल में मीनिंग समझ लेते हैं। देखिएगा एक सेकेंड जी। ज़रा भाई तो यस दिस सॉवरेनिटी दो इट्स मीनिंग है वराइड अक्रॉस हिस्ट्री। इतिहास में अलग अलग लोगों ने इसके मीनिंग दर्ज किए हैं। आप देखिए मीनिंग इज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी। अगर किसी भी टेरिटरी के अंदर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, इट इज़ मॉडर्न नेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। द स्टेट इज़ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इन विच सॉवरेनिटी इज एम्बॉडीड। मेनली सॉवरेनिटी वर्ड्स जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज किए जाने वाला वर्ड्स है जो किसी भी चीज़ की सुप्रीम पावर को दर्शाता है। मतलब इंडिया अपने आप में सुप्रीम है, इसको किसी दूसरे का इस पर अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके से इंडिया बाउंड नहीं है। मतलब संप्रभु जो शब्द है, जो सॉवरेनिटी आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये सॉवरेनिटी वर्ड्स क्या बताता है? भारत मीन्स इंडिया ना तो किसी अन्य देश पर डिपेंडेंट है और ना ही किसी अन्य देश का इस पर डोमिनेंस है। इंडिया सेल्फ डोमिनेटेड है, इस पर किसी दूसरे का डोमिनेंस नहीं है और ना ही इंडिया किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ऊपर मतलब इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, अपने आप में सुप्रीम है। तो अपने मामले जितने भी हैं, जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, ठीक है, या जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन सब के लिए अपने आप डिसीजन लेने में कैपेबल है। कौन? इंडिया मीन्स भारत। यद्यपि 1949 में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। वही लाइन आ जाओ, आ जाएगी यहाँ से जी। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए एक बात बोली थी। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ की मैंने बताया था, इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी। तो एक बात बोली गई थी कि हम अपने आप में मतलब ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना कि ब्रिटेन जो है इस चीज़ का चीफ है, लेकिन संविधान से अलग ये घोषणा की गई है, ये अनाउंसमेंट किया गया है, किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता, इंडियन सॉवरेनिटी जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। मतलब कॉमनवेल्थ मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया ब्रिटेन का डोमिनेंस रखता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी 1949 में, तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि भारत अपने आप में सॉवरेन है, ये सारी चीज़ें भारत को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार से भारत की संयुक्त राष्ट्र में जो मेंबरशिप है, यूएन के अंदर मेंबरशिप है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूएन का मेंबर है इंडिया, उसकी संप्रभुता को भी किसी भी मायने में सीमित नहीं करती। मतलब एक तरीके से देखूं कि यूएन की मेंबरशिप या कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबरशिप इंडिया के डोमिनेंस को कहीं पे भी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है किसी भी हालात में। मतलब एक संप्रभु राज्य होने के नाते, एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते भारत जो है वो किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, किसी भी फॉरेन एरियाज़ को वह अपने कब्जे में ले सकता है, किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इंडिया कर सकता है बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। सो ये सारी चीज़ें सॉवरेनिटी को डिफाइन करती हैं कि सॉवरेनिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें सॉवरेनिटी कहलाती है।
सेकेंड टर्म्स यहाँ पे सोवेनिटी वर्ड्स कहाँ से आए, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए सोवेनिटी वर्ड्स जो है वो कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड, एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है सुपेरेनस। सुपेरेनस मीन्स सुप्रीम। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? सिंपल सा मीनिंग हुआ सोवेनिटी रिप्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ स्टेट्स वेयर बाय द स्टेट इज एक्सटर्नली फ्री एंड इंटरनली सुप्रीम। इंटरनली सुप्रीम है, एक्सटर्नली फ्री है। तो ये सारी चीज़ें सॉवरेन वर्ड का मीनिंग समझाती हैं। आगे यहाँ कैपिटलिज्म दे रखा है, लेकिन मैं आपको सोशलिज्म समझाना चाहूँगा स्पेशली कि सोशलिज्म क्या होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वर्ड का यूज़ किया गया है कि सोशलिज्म क्या है, क्योंकि इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है कि वी पीपल आर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट सोसाइटी इज मोर देन द इंडिविजुअल। सोसाइटी इंडिविजुअल से ज़्यादा मायने रखती है। ह्यूमन वेलफेयर इज अ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सोशलिज्म का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर होता है। नेक्स्ट पार्ट कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। सोसाइटी में सारे इंसान बराबर हैं। और क्या इसका मीनिंग है? ऑल ह्यूमंस आर प्रोडक्टिव। सारे ही ह्यूमंस प्रोडक्टिव हैं। हिस्ट्री इज अ वेव ऑफ प्रिजर्वेशंस प्रोग्रेसिविज्म। मतलब हिस्ट्री में ये दिखाया जाता है कि सोशलिज्म जो है एक तरीके से प्रोग्रेसिव होने की वेव है। ये सारे मीनिंग्स जो हैं वो सोशलिज्म के मीनिंग है। मतलब सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल की वैल्यू से ज़्यादा सोसाइटी की वैल्यू होती है। ह्यूमन वेलफेयर अपने आप में इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन सारे इक्वल्स हैं। नेक्स्ट थिंग कि सारे ह्यूमंस प्रोडक्टिव हैं। और हिस्ट्री वेव ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सोशल वर्ड क्या समझाता है। यहाँ पे भी कुछ सोशलिज्म की मीनिंग्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि आखिर सोशलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में अंतर दिखाए गए हैं। चलिए पहले सोशलिज्म समझते हैं। सोशलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल्स ओन्ड बाय स्टेट और पब्लिक। मतलब पब्लिक या स्टेट इन सारी चीज़ों को ओन करती है। सेकेंड बात, अंडर अ सोशलिस्ट सिस्टम, अगर कोई भी सोशलिस्ट सिस्टम है तो एवरीवन वर्क्स फॉर वेल्थ। हर कोई इंसान पैसे के लिए काम करता है। दैट इज टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन, जो हर किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नेक्स्ट थिंग कि गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। लोगों में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सरकार डिसाइड करती है। दे प्रोवाइड फॉर द पीपल्स, लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक सोशलिस्ट के टर्म में आने वाली चीज़ें हैं। जबकि कैपिटलिज्म कुछ अलग ही पार्ट है। कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट पीपल्स होते हैं। कैपिटलिज्म एक तरीके का एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है। कंपनीज लिव बाय द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के तरीके से काम करती हैं। दे एग्जिस्ट टू मेक मनी, पैसा कमाना इनका मेन मोटिव होता है। सारी कंपनी जो होती हैं खुद ओन करती हैं, अपने आप को मैनेज करती हैं। सरकार का इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं होता। इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब बाय इन्फोर्सिंग लॉ। लॉ इन्फोर्स करना गवर्नमेंट की जॉब होती है। रेगुलेट्स करना टू मेक श्योर देयर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेटली रन कंपनीज। ये सारी चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी में आती हैं। ये सब एक कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिज्म का सिंपल सा मतलब है जो पैसे को वैल्यू दे वो कैपिटलिज्म एक कैपिटलिज्म की थ्योरी को मानता है। और जबकि सोशलिज्म जहाँ पे सोसाइटी को वैल्यू दी जाए वो सोशलिज्म है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। देखो 1976 में जो भी आपसे डिस्कस कर रहा था, क्या होता है 1976 में? 1976 मीन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको हम DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये DPSP में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। आज भी आप पढ़ेगा DPSP को तो वहाँ पे आपको सोशल वर्ड का मीनिंग शायद वहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे समाजवादी लक्षण, सारे सोशलिस्ट एलिमेंट्स उस DPSP के अंदर प्रेजेंट है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो बात पहले फर्स्ट संविधान के अंदर अंतर्निहित थी, जो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें थीं, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। मतलब इस तरीके की चीज़ें पहले थीं लेकिन उसको स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया, उसको जोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में एक अवार्डी सेशन हुआ था, उसमें एक प्रपोजल पास किया था, मतलब पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। 1955 की बात है। 1955 में एक
सेशन हुआ था 1955 में, जिसका नाम था अवार्डी सेशन। अवार्डी सेशन में ये सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करने का प्रपोजल लाया गया था। तो क्या देखने को मिलता है कि हाँ, डीपीएसपी सोशलिज्म को प्रमोट करता है। सेकेंड साइड, डीपीएसपी के अलावा सोशलिज्म अपने आप में अपने देश के अंदर सोशल मतलब सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर का काम करता है। तो ये बात ध्यान देने की है, इस पर अटेंशन दिया जाना चाहिए कि भारतीय जो समाजवाद है ना, इंडिया का जो सोशलिज्म है, वो इंडिया का सोशलिज्म लोकतांत्रिक है। क्योंकि सोशलिज्म में भी पार्ट हैं कि कहीं डेमोक्रेटिक होता है भाई, ठीक है, साम्यवादी नहीं है, ये कम्युनिज्म भी होता है। देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे समझाऊँ। ये देखिए, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अलग है और आपका कम्युनिज्म अलग है। आप देखिए, साम्यवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो जैसे कि इंडिया ले लो, ठीक है, दूसरी साइड आप रशिया चाइना को ले लो, तो ये देखने को मिलता है कि जिसमें राज आश्रित मतलब स्टेट डिपेंडेंट समाजवाद देखने को मिलता है। कहाँ? कम्युनलिज्म के अंदर स्टेट डिपेंडेंट देखने को मिलता है, मतलब उत्पादन, सारा वितरण, सारे साधन जो होते हैं वो नेशनलाइज होते हैं। कम्युनिज्म के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कम्युनिज्म में देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े से अंतर दिए हुए हैं, इनको समझते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर। कम्युनिज्म एक तरीके का रिवोल्यूशन है, बदलाव आता रहता है, चेंज आता है। इंडिविजुअल लिबर्टी इंपॉर्टेंट होती है, हर इंसान की आज़ादी जरूरी होती है। यहाँ पे जो अथॉरिटी होती हैं वो इग्नोर करती हैं लिबर्टी को। चाइना एक एग्जांपल देख लो, वहाँ इंसान की आज़ादी एक तरीके से इग्नोर ही होती है। नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिक्स होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के सेक्टर मिक्स हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को ओन गवर्नमेंट करती है और दूसरी साइड कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्राइवेट कंपनीज ओन कर रही हैं, और मिक्स वेंचर भी होते हैं, जॉइंट वेंचर जिनको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको स्टेट कंट्रोल करता है, कंट्री कंट्रोल करती है पूरे तरीके से सारी इंडस्ट्रीज को, वो कम्युनिज्म का पार्ट है। हमारे यहाँ पे मिक्स है। मोस्ट प्राइजेज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट, हमारे यहाँ पर सारे जितने भी प्राइजेज होते हैं वो फ्री मार्केट के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर गवर्नमेंट सेट करती है प्राइजेस। नेक्स्ट खास बात कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स के माध्यम से, बेनिफिट्स के माध्यम से, और यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ इनकम होती है, मतलब वेजेस जो होते हैं सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेट करती है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेन गोल, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेन गोल होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी बराबर तरीके से मिलनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी के अंदर सोशलिज्म का एक मेन गोल है। यहाँ इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स में इक्वलिटी बात की जा रही है। डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव्स होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर, जैसे लोकल वर्कर्स काउंसिल्स वगैरह, यह सेंट्रलाइज होते हैं सब मतलब डिसीजन मेकिंग फ्रॉम टॉप से शुरू होती है। और सपोर्ट फॉर ट्रेड, सोशलिज्म के अंदर, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स, इन सबको सपोर्ट किया जाता है। ट्रेड यूनियंस नॉट अलाउड एज स्टेट क्लेम, यहाँ पर ट्रेड यूनियंस अलाउ नहीं होती। और क्या खास बात है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर, ब्रॉडली कीनीसियन इकोनॉमिक पॉलिसीज टू डील विद रिसेशन लाने के लिए हम लोग कीनेसियन इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाते हैं। डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है यहाँ पर, तो आप देखिए कम्युनिज्म में डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। एंड क्लेम नो अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्लेम करते हैं नो अनएम्प्लॉयमेंट का। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, धीरे धीरे प्रोग्रेस में आता है। नो नीड फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स, यहाँ वेजेस सेम होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सब्सिडाइज हाउस बिल्डिंग होती है, मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, यहाँ पे मोस्टली पब्लिक हाउसिंग होती है। मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम बट ट्राई टू रिफॉर्म, ये कोशिश करते हैं रिफॉर्म लाएंगे, वो अपना एग्जिस्टिंग फाइनेंस सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल ऑफ बैंक्स, यहाँ पर स्टेट बैंक को और फाइनेंस को कंट्रोल करता है। ये बहुत सारे बड़े बड़े अंतर देखने को मिलते हैं आपको कम्युनिज्म में और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर। बहरहाल अपनी इंडिया का सोशलिज्म तो पढ़ लें कि आखिर अपने अंदर अपनी कंट्री में क्या खास बातें हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी क्या खास बातें हैं इंडिया के सोशलिज्म के अंदर। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सोशलिज्म एक साम्यवादी सोशलिज्म नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। पहली खास बात,
ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी बेसिस सोशलिज्म है, ठीक है। लोकतांत्रिक एक तरीके से समाजवाद इसको कहा जाता है। यहाँ पर खास बात है कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानते हैं, मतलब मिक्स इकोनॉमी। हम यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी को मानते हैं। देखिए मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने कहीं लिखा भी है, ये है मिक्स इकोनॉमी, मतलब फॉलोड बाय सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री इसको फॉलो करती हैं, खासकर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से फीचर्स दोनों का मिलता है, मिलता जुलता रूप है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का ही फीचर्स इसमें प्रेजेंट होता है मिक्स इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी वैल्यू दे रहे होते हैं और पब्लिक के लिए भी दे रहे होते हैं। पब्लिक इंडिविजुअल्स मतलब सरकार के द्वारा ओन की जाने वाली चीज़ें और प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन की जाने वाली चीज़ें, दोनों को बराबर वैल्यू दी जाती है। तो इस तरीके से ये फीचर्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्स वे है। ऑपरेटेड बोथ बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। प्राइवेट इंटरप्राइजेज नॉट अलाउड टू डू फंक्शन फ्रीली। प्राइवेट इंटरप्राइजेज फ्री नहीं होते, एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं ऑथोराइज किया जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है काफ़ी सारे लॉ बनाकर, काफ़ी सारे तरीक़ों से। इंटरप्राइजेज जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो वो एक तरीके से पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, सरकार जिनको चला रही होती है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि सोशलिज्म के अंदर मिक्स इकोनॉमी होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, ये मिक्स इकोनॉमी का पार्ट है। तो जहाँ पे ये चीज़ हम कहते हैं कि मिक्स इकोनॉमी होती है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स जब साथ साथ मौजूद रहते हैं, इसका मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का मेन उद्देश्य क्या है। मतलब जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशंस, इलनेस और इन सबको ख़त्म करना, अपॉर्चुनिटी देना इंसान को। ये सारी चीज़ें एक मिक्स इकोनॉमी के अंदर ही होती है, जहाँ पे आप गरीबी ख़त्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, बीमारियाँ ख़त्म होने का मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं। जैसे आप देखिए अपनी कंट्री के अंदर कि यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं है, ना ही इस तरीके का कम्युनलिज्म है। तो सरकार कोशिश कर रही है उस पर कि सरकार सोच रही है सारे लोगों को कैसे वैक्सीनेशन लाना है, कैसे काम करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है। तो ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का पार्ट है, तभी तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तभी तो आप देखिएगा फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है। अभी जो फ्री वैक्सीनेशन चल रहा था वो फ्री वैक्सीनेशन क्यों है, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट टर्म है हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पे हमने इसको जोड़ रखा है। ये एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो भारतीय समाजवाद अपने आप में मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, मार्क्सिज्म भी है और गांधीइज्म भी है, दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। मार्क्सिज्म भी और गांधीइज्म दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है हमारे सोशलिस्ट वर्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उदारीकरण करना, जैसे लिबरलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये नई जो आर्थिक नीति है ना 1991 की, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है एलपीजी, जिसको एल फॉर लिबरलाइजेशन उदारीकरण करना, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण करना, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण करना। तो एलपीजी की जो पॉलिसी है 1991 में लाई गई थी। हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, मतलब हम एलपीजी को पूरे तरीके से तो नहीं मानते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 1991 में एलपीजी की, वो हमारे समाजवाद को एक तरीके से हल्का सा फ्लेक्सिबल बना देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ये है इंडिया का सोशलिज्म, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी का टाइप है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। डेमोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इससे पहले ज़रा सेकुलरिज्म समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट टर्म था सेक्युलरिज्म। आई हैव ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलर का मीनिंग होता है कि स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजियन, किस देश में स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है, मतलब भारत अपना कोई भी धर्म नहीं रखता। यहाँ सारे धर्मों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये सेकुलरिज्म कहलाता है। सेकुलरिज्म को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
में लाया गया था 1976, ये बट जोड़ा गया था इसमें। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में भी बोला था कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, सेकुलर जो स्टेट है, इस शब्द का स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। ये बात कही गई थी उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1974 में, ठीक है। 1976 में ये कॉन्सेप्ट ला दिया गया। तो ये माना गया कि कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि संविधान के जो निर्माता थे वो ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कंट्री जो है वो सेक्युलर हो। तो इसलिए संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 25 से लेकर 28 तक कौन सा फंडामेंटल राइट होता है? राइट टू रिलीजन, 25 to 28। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता ही तो है, इसका अधिकार कैसे है? तो ये जोड़े गए। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, जो आपका सेकुलरिज्म है, वो सभी अवधारणाएं जितनी भी विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी रिलीजियंस, सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, इक्वल तरीके से गवर्नमेंट का कोऑपरेशन प्राप्त है उन सारे रिलीजन्स के लिए जो इंडिया के अंदर सारे रिलीजन्स हैं। तो ये है आपका सेकुलरिज्म टर्म। इसके आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक टर्म के बारे में पढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक क्या होता है या डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड्स के बारे में देखिए। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो लोगों की सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ऑलरेडी मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका था एक अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार डेमोक्रेटिक सरकार कहलाती है। तो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है क्या कहता है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि advocating or based upon the principles of democracy or social equality, means representing or appealing or to adapting the benefits of people। लोगों के बेनिफिट्स के लिए अडेप्ट, लोगों के बेनिफिट्स के लिए अपील करता है, लोगों के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग यही है, मतलब रिलेटिंग टू द डेमोक्रेटिक पार्टीज, मतलब कहीं से भी इसको रिलेट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ लोगों की बात की जाती है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द है ना, वो इस राज्य व्यवस्था में, इस पॉलिटी के अंदर, मतलब इस तरीके से शो करता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। द सुप्रीम पावर इज पब्लिक नॉट द गवर्नमेंट। तो सारी सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। यही अपने आप में डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब लोकतंत्र के दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, है ना। तो ये अपने आप में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 चीज़ें होती हैं। देखो कोई भी डेमोक्रेटिक हो उसके अंदर 4 मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 4 मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं? देखो 4 की एलिमेंट हैं डेमोक्रेसी के। देखिए इसके की एलिमेंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं। की एलिमेंट्स, सबसे पहला की एलिमेंट्स डेमोक्रेसी का ये होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम किया जा सकता है, मतलब पब्लिक का व्यूज जाना जा सकता है कि पब्लिक क्या व्यूज देना चाहती है। दूसरी बात, और दूसरा क्या है? इनिशिएटिव। पहल, ये एक पहल है, ठीक है, लोगों के द्वारा, लोगों की पहल है एक तरीके से। तीसरी बात, यह डेमोक्रेसी के अंदर आपको रिकॉल की प्रोसेस होती है। रिकॉल क्या होता है? तीसरा एलिमेंट रिकॉल है। एक मिनट, हाँ जी आ गया, हट जाओ भाई साइड से। रिकॉल, रिकॉल का मतलब दोबारा कॉल करना। मतलब जब कोई भी सरकार है अच्छा काम कर रही है तो वो दोबारा से भी आती है, मतलब ये अपने आप में रिकॉल है। रिकॉल के अलावा एक होता है प्लेबिसाइट। डायरेक्ट वोट बाय पब्लिक, पब्लिक डायरेक्ट वोट करके बताती है कि वो उसके फेवर में है या नहीं है। एक तरीके का ये जनमत संग्रह होता है, इसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। जबकि जो रेफरेंडम होता है वो परिप्रेक्षा कहलाता है।
ठीक है। तो ये चार जो की एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, ये चार चीज़ें डेमोक्रेसी के मेन एलिमेंट्स हैं। दूसरी साइड इनडायरेक्ट जब डेमोक्रेसी होती है ना, ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, तो उसमें लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सर्वशक्ति का इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, खुद सरकार चलाते हैं, खुद लॉ बनाते हैं, मतलब पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट होता है या पब्लिक के इंटरफेयर बहुत कम रह जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी लोग कहते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जैसे कि यहाँ पर संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो आप देखते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वो संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय का मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे दो तरीके की डेमोक्रेसी ऊपर मैंने लिखा भी था, ये देखिए, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ भाई हम छोटे हो जा रहे हैं थोड़े से, हाँ भाई छोटे हो जाओ। देखिए ये है पार्लियामेंट्री ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर देखिए पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री मोनार्की। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में एक इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स दैट मेक्स लॉ, मतलब जिन लोगों को हम चुनते हैं उनका ग्रुप जो होता है कानून बनाता है, हैज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट और लीडर, जो भी हो। पार्लियामेंट्री मोनार्की में क्या होता है, पार्लियामेंट्री मोनार्की के अंदर एक इलेक्टेड ग्रुप पीपल्स दैट मेक्स लॉ हैज अ मोनार्क। मोनार्क एक लीडर होता है विद नो रियल पावर, लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं होती। मतलब एक इनेक्टेड ग्रुप होता है लोगों का जो कानून बनाता है, एक इलेक्टेड ग्रुप लोगों का कानून बनाता है, वो एक मोनार्क रखता है। मोनार्क का मतलब एक राजा रखता है, जैसे रानी होती है ना ब्रिटेन के अंदर। तो अगर पार्लियामेंट्री मोनार्की का एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्रिटेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट का काम वहाँ की क्वीन करती है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये दो तरीके की आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ज़रा और डिसाइड देखते हैं। मिक्स इकोनॉमी हो गई, ये मिक्स डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी के और सारी मीनिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी और कहाँ तक, किस हद तक, कितनी लंबी चीज़ अपने आप में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी बात है। कहने का मीनिंग, जैसे डेमोक्रेसी में कौन कौन से काम होते हैं, मतलब नागरिकों के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। पहली चीज़, सबसे पहले देखिए आप वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार होता है, 18 और 18+ वाले जितने भी लोग हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड बात, हम एक सामूहिक चुनाव कराते हैं, मतलब एक तरीके का डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कानून की सर्वोच्चता होती है, ठीक है, लॉ एबव रहता है, कानून की सर्वोच्चता रहती है। और क्या खास बात है, न्यायपालिका जो होती है हमारी, जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये अपने आप में डेमोक्रेसी का पार्ट है। और क्या होता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, मतलब राज्य व्यवस्था जो होती है, पॉलिटी जो होती है, उसके लोकतांत्रिक लक्षण सारी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसके अलावा जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के अंदर आपको नज़र आती है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल से, बहुत ही एक वास्ट लेवल से किया गया है, जिसमें ना केवल पॉलिटिकल बल्कि सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिकल लोकतंत्र भी शामिल है। मतलब डेमोक्रेसी बहुत ब्रॉड है, केवल आप इसको यहाँ तक सीमित नहीं रख सकते कि डेमोक्रेसी केवल राजनीतिक है। ये पॉलिटिकल होने के अलावा सोशल और इकोनॉमिकल भी है। मतलब डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा मीनिंग ये रखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने एक जो मतलब डिपार्टल जो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा फोर्स डाला, इसको बहुत ही एम्फेसाइज करने की कोशिश की डेमोक्रेसी वाले टर्म को। इन्होंने बोला कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता, कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक नहीं होती स्टेबल, जब तक उसके अंदर सोशल, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये बात बहुत क्लियरली बोली गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्पीच में 25 नवंबर 1949 को इस बात पर प्रेशर दिया कि कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जब तक स्टेबल नहीं है, जब तक उसके अंदर सोशल एलिमेंट नहीं है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब हुआ कि जो लाइफ का जो स्टाइल है उसमें स्वाधीनता बहुत ज़रूरी है।
मतलब एक तरीके से आपको लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं ना, तभी तो इन सारी चीज़ों का हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और तुम्हारा लिबर्टी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारा, जिसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, सॉरी फ्रेटर्निज्म, तो ये सब जो है एक नई रूप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी ही इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर देती है। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर एक तरीके की एक ऐसी संरचना बना लेते हैं, मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कि यहाँ पर किसी नई चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो फेल नहीं हो सकता। लोकतंत्र का ऑब्जेक्ट ही यही है सारे, तो ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। इस तरीके से डिफाइन किया गया है इंडिया की डेमोक्रेसी को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक सिस्टम दिया था कि संविधान एक अपने आप में इक्वली कंप्लीट सोशल व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है। ये बात बोली गई थी 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि संविधान अपने आप में सोशल स्ट्रक्चर को रखता है, जिससे कि हर कोई नागरिक, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत की रिपब्लिक के में सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक न्याय उसको प्रदान किया जाना चाहिए। ये सारी बातें डेमोक्रेसी के अंदर हैं, और ये 1997 में इसने सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को डिफाइन भी किया था। एक टर्म और जानेंगे आज गणतंत्र के बारे में कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक के बारे में जानते हैं। देखो, ये सब तो डेमोक्रेसी के बारे में हो गया। इसका मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल्स, पीपल पावर, मतलब लोगों की पावर को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। नो डाउट ये सारे मीनिंग्स ठीक हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में जो सरकार होती है वो सिटीजन से कहती है, चूज करने का ऑप्शन है उसके पास पॉलिटिशियंस को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं हमारे लिए। अब जरा रिपब्लिक की तरफ पढ़ते हैं। रिपब्लिक क्या है और रिपब्लिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग, राजशाही मतलब मोनार्की, और दूसरा रिपब्लिक, गणराज्य जिसको बोलते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था मतलब डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मोनार्कियल डेमोक्रेटिक भी आपको देखने को मिलेगा और एक रिपब्लिक भी देखने को मिलेगा। तो राजशाही व्यवस्था में या कहूँ मोनार्की के अंदर राज्य का जो प्रमुख होता है मेजरली क्वीन या किंग होता है। उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर वह आसीन हो जाता है, क्योंकि उस अपनी फैमिली के बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, जैसा कि ब्रिटेन है। और जबकि वहीं गणतंत्र देखें, रिपब्लिक को देखें, तो राज्य प्रमुख मतलब राज्य का जो हेड होगा, कंट्री का जो हेड होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट तरीके से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चुन के आता है, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो एक रिपब्लिक का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक हेड होता है उसको चुनते हैं। मतलब राज्य का प्रमुख, स्टेट का हेड, कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है स्टेट का हेड। तो स्टेट का हेड हम लोग चुनते हैं एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, जबकि मोनार्की के अंदर राजा और रानी वो एक तरीके से स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देखिए अमेरिका में भी हमारे जैसा ही सिस्टम चलता है। वहाँ पर राज्य प्रमुख हमेशा एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है, समय के लिए चुनकर आता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, रिपब्लिक के अंदर गणतंत्र का बहुत ही एक्चुअल मीनिंग समझाया गया है कि अपने आप में रिपब्लिक क्या है, इसको बड़े लेवल पे समझाने की कोशिश की गई। मतलब अर्थात जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन जो होता है, उस जब सत्ता में आता है प्रेसिडेंट, उसका चुनाव 5 साल के लिए होता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव 5 ईयर्स के लिए होता है, और वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें शामिल हैं। 2 कौन कौन सी चीज़ें? पहली बात ये कि राजनीतिक संप्रभुता की बात की जाती है, पॉलिटिकल डोमिनेंस, किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है ना। पॉलिटिकल डोमिनेंस राजा के हाथ में नहीं होगा, पब्लिक के हाथ में आती है। और दूसरी ओर जो विशेष अधिकार प्राप्त कोई एक कम्युनिटी होती है, वो नहीं होता है। यहाँ पर 2 फायदे बता रहा हूँ मैं रिपब्लिक के अंदर, कि जो राजा महाराजाओं में आप देखते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस पाया जाता है, वो नहीं होता, वो पब्लिक के अंदर होता है।
दूसरी खास बात क्या होती है, जो विशेष अधिकार, जैसे आपने कभी पढ़ा हो फ्रेंच रिवोल्यूशन वगैरह, तो विशेष अधिकार किसके पास हुआ करते थे, तो कुछ मेजर कम्युनिटी जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी के पास होते थे, वो यहाँ पे नहीं होता रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हर सार्वजनिक जो कार्यालय होता है बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए ओपन होता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिस है तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से हर किसी सिटीजन के लिए इक्वली ओपन है। तो ये सारी बातें आपको एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक में नज़र आती हैं। आज हमने रिपब्लिक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। मतलब एक तरीके से कहूँ तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में आपको जो समझाते हैं वो इन सब की डेफिनेशंस को समझाते हैं, जो आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर हमारी जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताती है इन डिटेल्स। अभी और भी काफ़ी सारे की एलिमेंट्स बचे हुए हैं, इक्वलिटी वगैरह, इन लिबर्टी वगैरह, इन सब के बारे में भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।